हाँ, कंस्ट्रक्टर हमने देखा था, कंस्ट्रक्टर के टाइप हमें देखने। ये मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कोर जावा पढ़ाने का चांस मुझे बहुत कम मिलता है। ठीक है, एंड काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर तुम पढ़ाओ, बट मैं हमेशा एडवांस पढ़ाता हूँ। नहीं पढ़ा रहा तो एक ही बार में रिकॉर्ड करके रखता हूँ, तो बार बार टेंशन नहीं। किसी को देखना है, यू कैन बोथ ऑप्शन यू कैन हैव, सो दैट विल बी बेटर। ठीक है, फाइनल देखा, सुपर देखा, स्टैटिक देखा, एब्स्ट्रैक्ट और दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड के बारे में स्टडी करना, इसकी नीड क्या है, कब इसे यूज किया जाता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। कंस्ट्रक्टर के टाइप, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के दो रूल्स बता दो, कौन से रूल्स होते हैं टू आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्टर। सेम होता है क्लास नेम की तरह, सेम नेम ऑफ क्लास, टाइप्स नहीं रहता उसका, नो डेटा टाइप्स, नॉट इवन वाइट। ठीक है, दीज आर द टू प्रॉपर्टीज जो हमें कंस्ट्रक्टर को आइडेंटिफाई करता है। तो अभी हमने सिंपल कंस्ट्रक्टर देखा था, उसके टाइप्स मतलब कुछ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं, तो वो हमें देखना है। और एक होता है तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हालांकि इसके अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर जो पार्ट है, इट इज नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड, बट हम उसे अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास करके। ठीक है, जैसे कि तुमने सी लैंग्वेज में है तुम्हारा कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर है एग्जैक्टली कॉपी के लिए टाइप्स, बट इसके अंदर टाइप नहीं है, बट वी कैन अचीव इफ वी नीड। ठीक है, तो उसका भी हम एग्जांपल करके देखेंगे किस तरह से हम उसे अचीव कर सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब पहले ऑब्जेक्ट में का सेम डेटा हमें दूसरे ऑब्जेक्ट में रेफरेंस के तौर पे पास करना है। तो ये हमें टाइप देखने हैं, प्लस इस कीवर्ड के बारे में स्टडी करना है। और अभी तक हमने जो भी ओप्स कंसेप्ट स्टडी किए हैं, उसका रियल टाइम यूज भी हमने एग्जांपल के तौर पे देखा। तो मैं मेरे प्रोजेक्ट में भी ओप्स कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज किए गए हैं, उसका भी कोड दिखाता हूँ, है ना। तो मैं हमेशा मेरा प्रोजेक्ट का कोड क्यों दिखाता हूँ रेफरेंस के तौर पे, क्योंकि उससे डिफिकल्ट कोड है ही नहीं इन कोडिंग वर्ल्ड। ठीक है, कितने भी बड़े लेवल पे चले जाओ, तो उससे ज्यादा डिफिकल्ट जावा का कोड है ही नहीं। मैं ये क्यों बताता हूँ, क्योंकि इंडिया, महाराष्ट्र बोलो या इंडिया में बोलो, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर कहीं से आता है जीएसटी का, ठीक है, वो कहाँ से आता है, अपने महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से मिलता है, लिकर इंडस्ट्री। और लिकर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कौन सा है तुम्हारा, जो सारा एमएल का हिसाब रखता है, सीआरएम। और उस सीआरएम के सॉफ्टवेयर पे मैंने 6 साल काम किया, और अभी भी है सपोर्टेड। तो उसका मॉडल पे काम करना इट्स बिगेस्ट चैलेंज, और सबसे कॉम्प्लेक्स चीज वही है। एक एमएल का मतलब तुम्हारे महाराष्ट्र में जैसे हजारों वाइन शॉप है, हजारों वाइन शॉप के अंदर हजारों सॉफ्टवेयर, और 1 सेकेंड के अंदर 10,000 बॉटल स्कैन होती है, और उस स्कैन का एक एक एमएल का हिसाब तुम्हें रखना है, एंड दैट्स वेरी चैलेंजिंग। इतना इंस्टेंस और इतना फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होता, और वो सॉफ्टवेयर पे हमने काम किया है। तो जैसे मैं बताता हूँ 4,000 क्लास है, उसमें से मैंने सिर्फ 318 क्लास में काम किया। यहाँ पे देखो इंस्टेंट चेंज होता है, अभी कितना 2,50,600, अभी कितना होगा बात करें। जब मैं मुंबई के ऑफिस में गया था, जो मेन राज्य उत्पादन शुल्क है, उनके यहाँ पे ना ऐसा बड़ा डैशबोर्ड लगा है, इससे बड़ी स्क्रीन है, तुरंत देखते एक एक मिनट में ना लाखों रुपए ऐसे आगे पीछे होते, मिनट बोल रहा हूँ मैं, 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में। और 31 दिसंबर को कभी गए तो तुम डायरेक्टली ऐसे करोड़ों के ट्रांजेक्शन दिखेंगे एक एक मिनट में। तो ऐसे होता है, और उसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कभी भी बहुत प्रॉपरली करना चाहिए। उसके में क्वेरी भी दिखाया था लास्ट टाइम, कितने बड़े बड़े क्वेरी होते हैं, बट उसी रेफरेंस के साथ हम सीधे स्टडी करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने प्रॉपरली उप्स इम्प्लीमेंट की है। जो हमने सिंपल अभी तक क्लास स्टडी किया है, बट क्लास का रियल यूज भी बताता हूँ कि क्लास का रियल यूज हम कैसे कर सकते हैं, so that you can understand the power of object oriented programming. चलो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर से, एंड विल सी द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। ऑलरेडी देखा है कंस्ट्रक्टर का, प्रोजेक्ट का ओपन कर लो, प्रोजेक्ट कहाँ पे हमारा, प्रोजेक्ट वेयर इज इट, नासिक सितंबर, पैकेज हमने बना लिया। एक्सेस मॉडिफायर समझा है, ठीक है, सारे एक्सेस मॉडिफायर प्रॉपर्ली आना चाहिए, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दैट्स वर्किंग फाइन। ऑनलाइन वालों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टक नजर आ रहा है, बट चेक करो एक बार, कंफर्म करो, कैन यू सी द स्क्रीन।
रिफ्लेक्ट तो हो रहा है बट करंट स्क्रीन ही दिखाई दे रहा है। एक बार चेक कर लेना, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो, ठीक है? कैन जस्ट रिकनेक्ट अगेन। स्टार्ट स्ट्रीमिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, दोनों चीजें तो हो चुकी हैं। ओके, ठीक है। चलो, कंस्ट्रक्टर का हमने यहाँ पे देखा था। तो कंस्ट्रक्टर इज आल्सो पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसको भी याद रखो, जो उस उप्स के अंदर ही आता है। तो पहला कंस्ट्रक्टर का हमने देखा था, जहाँ पे तुम देख रहे हो कंस्ट्रक्टर, ठीक है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो फर्स्ट थिंग, सेम नेम एज ए क्लास नेम्स, ठीक है? और इसको कॉल कैसे करना है? बाय जस्ट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, तो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। उसका पर्पज क्या है? व्हाई वी नीड अ कंस्ट्रक्टर? क्या होता है कंस्ट्रक्टर यूज करने से? हम्म मतलब चीजें फास्ट इनिशियलाइज हो जाती है, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ऑब्जेक्ट बना दिया, जो जो चीजें रिक्वायर है सारी चीजें तुम्हारी इनिशियलाइज हो जाएगी। तो अगर तुम फंक्शन बना के रखते हैं, तो फंक्शन ऑटोमेटिक इनिशियलाइज होता है क्या? नहीं होता, तुम्हें स्पेसिफिकली कॉल करना पड़ता। बट जो चीजें हमें तुरंत चाहिए, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए वो तुरंत हो जाए, वो कंस्ट्रक्टर से तुम्हारा हो जाता है। जैसे कि अभी हमने ऑब्जेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसे मैं अगर रन करता हूँ तो वो रन हो जाएगा। इसका कंसोल थोड़ा सा हाइड हो चुका है, दिखना पड़ेगा कंसोल। इसे स्टॉप कर दो, करंट प्रोग्राम, राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशंस। वेयर इज अ कंसोल? मैं रिसेट करता हूँ लेआउट को एक बार। हाँ, आ गया नीचे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर है। अगर मैं इससे ऑब्जेक्ट फंक्शन बना देता, तो मुझे सिर्फ क्या करना होगा यहाँ पे? डेटा टाइप लगा। अगर अभी डेटा टाइप मतलब ये क्या होगा तुम्हारा? फंक्शन। तो ये फंक्शन तुम्हारा कॉल होगा क्या जस्ट क्रिएटिंग बाय ऑब्जेक्ट? तो ये नहीं होगा। तुम्हें फंक्शन को कैसे कॉल करना पड़ता है? सी डॉट फंक्शन का नाम क्या है? वही फंक्शन का नाम सेम हो सकता है एज ए क्लास नेम, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ये भी कॉल होगा, इट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। तो हमेशा ऐसा फंक्शन का नाम देना भी नहीं है, कंफ्यूज रखना ही नहीं है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है, इसे हम क्या कहते हैं? एक सिंपल कंस्ट्रक्टर या बेसिक रेगुलर कंस्ट्रक्टर है, जो हम एज यूजुअल यूज करते हैं। अब एक नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, उसे कहा जाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है? वही सेम है, CNTR ही लिखना है तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इसके अंदर क्या पास करोगे? पैरामीटर पास करोगे, तो दैट इज योर कंसिडर एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी सेम कंस्ट्रक्टर विद सेम थिंग नहीं लिख सकते, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ? string स्ट्रिंग name, ठीक है? और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग नेम पास कर देता हूँ, ठीक है? So I assume yes, I'll print here name, सही है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरा PNTR, समझ में आ रहा है? उसने क्या, एक पैरामीटर पास किया, जो भी पैरामीटर मैं इसे पास करूंगा वो चीजें प्रिंट हो जाएंगी। बट जब तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे इसका, इस कंस्ट्रक्टर का, तुम्हें क्या पास करना पड़ेगा यहाँ पे? पैरामीटर पास करना पड़ेगा टू कॉल द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SURE, इसे मैंने रन किया, तुरंत। क्या तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है? नजर आ रहा है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर पास किया। तो कभी कभी कुछ कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, तो इसे कहा जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया है, ठीक है? अगर मैं चीजें यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर लेता हूँ, नहीं, ठीक है? तो अभी तक हमने पैरामीटराइज फंक्शन के बारे में स्टडी किया है, राइट? तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है? नेम। और हम क्या प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे? NM, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे अगर ये वैल्यू पास करने के बाद, क्या मुझे वो नेम प्रिंट होगा? क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? बट ये नहीं होगा, ठीक है? क्या मिला उसे? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है?
इसे इनिशियलाइज ही नहीं किया हमने, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर चीजें तुम्हें इनिशियलाइज करनी पड़ती, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही कॉल होने वाला है, तो तुम्हें जो जो कॉल करना है पहले ही उसे क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा। जब तुम्हारा वेरिएबल का नेम और पैरामीटर का नेम अगर अलग है, तो सिंपल कोई बात नहीं, नेम इज इक्वल टू तुम क्या कर दो, एनएम कर दो, ठीक है। इनिशियलाइज हो जाएंगे अभी, मतलब जो भी नाम हम पास करेंगे कहाँ पे स्टोर होगा, एनएम के अंदर। उल्टा किया हमने, एनएम इज इक्वल टू एनएम, जो नेम हम पास करें इनिशियलाइज होके कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, इस नेम में, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी अगर मैं इसे रन करता हूं तो आ गया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर इसके अंदर दिस कीवर्ड का यूज कब करना है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर ऊपर डिफाइन किया वेरिएबल एज वेल एज यहाँ पे डिफाइन किया हुआ वेरिएबल अगर सेम है, ठीक है, तो जब हम इसे इनिशियलाइज करेंगे तब क्या होगा, इसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन से वैल्यू को कहाँ पे असाइन करना है ना। तो कंस्ट्रक्टर में दिस कीवर्ड तभी यूज किया जाता है व्हेन योर वेरिएबल नेम्स एंड पैरामीटर नेम्स आर सेम, ठीक है। तब उसे बताना पड़ता है कि ये जो नेम है इसके अंदर ये वैल्यू को असाइन करो, है ना। दिस इज अ पेन, जैसे उसे पॉइंट करके बताना पड़ता है, मतलब दो चीजें सेम है। अगर दो राहुल इस क्लासरूम में बैठे हैं तो मैं किस क्लासरूम को पॉइंट करता हूँ ना कि दिस इज राहुल, ऐसे ये पॉइंट करता है दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड पॉइंट टू करंट ऑब्जेक्ट विच वी वांट टू इनिशियलाइज, ठीक है। उसका रूल है, दिस कीवर्ड अभी कभी भी नहीं यूज कर सकते हम। दिस कब यूज करना है, व्हेन द वेरिएबल नेम एंड द पैरामीटर नेम इज सेम एट दैट टाइम टू पॉइंट टू द करंट ऑब्जेक्ट दिस कीवर्ड इज यूज्ड। तो अभी मैं इसे रन करूंगा तो फिर भी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, रन हो जाएगा। इसका एक रियल एग्जांपल और बताता हूँ कि अभी इससे ज्यादा चीज क्लियर नहीं होता होगा, कि अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक है यहाँ पे भी वेरिएबल वही है, यहाँ पे भी वेरिएबल वही है, तो इनिशियलाइज नहीं किया तो क्या होगा। अभी मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन बनाता हूँ वाइड शो नाम का। पावर ऑफ इनिशियलाइजेशन में बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ वेलकम कोलन प्लस एनएम, ठीक है। देख लो इसको एक बार, कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो इनिशियलाइज नहीं करते हुए डायरेक्टली प्रिंट किया, और यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक फंक्शन भी बनाया है। अभी मैं यहाँ पे जाके इस फंक्शन को भी कॉल करता हूँ। फंक्शन को कॉल करना तो ऑब्वियसली मुझे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन कॉल करना होगा, सी। तो अभी आपको ये बताना है क्या ये वेलकम और नाम प्रिंट होगा क्या। कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास किया है मैंने, ठीक है, इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया तो ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाए, करेक्ट है। बट ये फंक्शन में वो वैल्यू एक्सेस होने वाली है क्या, होगा या नहीं होगा, वेलकम नाम प्रिंट होगा या नहीं होगा, दैट इज जो आंसर आपको वो बताना है। तो वो नहीं होना चाहिए कि होगा भी नहीं, व्हाई, बिकॉज तुमने कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू को असाइन किया, इनिशियलाइज ही नहीं किया, ठीक है। सिर्फ कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का मतलब नहीं बनता, तुम्हें कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वैल्यू चाहिए वो इनिशियलाइज कर लेनी है, तब जाके उसे आगे जाके रीयूज करते हो ना। अभी तो हमने सिंपल मैसेज प्रिंट किया तो इसका तो आगे जाके कोई यूज है ही नहीं। बट अगर आपको वैल्यू कोई भी आगे जाके यूज करनी है तो यू हैव टू इनिशियलाइज इट फर्स्ट। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया, मतलब ये वैल्यू तुम फर्दर रेडी टू यूज है ना। जैसे नाम ऑलरेडी इनिशियलाइज कर लिया इस वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पे जाके नेम रेडी टू यूज है, राइट। तभी पर्पस बनता है ना कंस्ट्रक्टर का। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये किया था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये तो सिंपल प्रिंट किया तो हो गया, बट आपकी वैल्यू इनिशियलाइज करने से ही उस वैल्यू को आप रीयूज कर सकते हो। तो अपनी वैल्यू इसको इनिशियलाइज किया,
ये वैल्यू जो भी हम पास करेंगे तो यहाँ पे भी पास हो जाएगा, और इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते। तो अभी अगर तुमने इसे रन कर लिया, तो ये रन, ठीक है। इनिशियलाइज कैसे करना है उसके बारे में देख लो यहाँ पे, दिस इज वैल्यू ऑफ इनिशियलाइजेशन। नहीं तो उस कंस्ट्रक्टर के बाहर उस वैल्यू का यूज ही नहीं होगा, कुछ मतलब नहीं बनता। हमें उस वैल्यू को रीयूज कर लेना है आउट ऑफ दैट कंस्ट्रक्टर। दिस इज योर सिंपल कंस्ट्रक्टर, मैं इसे सिंपल नाम दे देता हूँ, और इसे तुम्हारा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब एक चीज बचती है, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैं एक अलग वेरिएबल क्लास बना लेता हूँ, क्लास डिफॉल्ट, DEFALT, सिंपल क्लास। अभी मैं करता क्या हूं, यहाँ पे देखो मैंने बनाया यहाँ पे इंटीजर n इज इक्वल टू, सिर्फ डिफाइन किया इंटीजर n, strng string name, and I'll treat as a float p, ठीक है। आई एम डायरेक्टली प्रिंटिंग फंक्शंस वाइड बना देंगे। तो SYSO, I'll make it as, क्या करेंगे, n nm एंड p, ठीक है। तीन चीजें, वेरिएबल हमने बनाए n, एक इंटीजर बनाया, स्ट्रिंग बनाया, फ्लोट बनाया, ठीक है। तो नाउ मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। I create the object of this default f is equal to new default, right? और f डॉट फंक्शन का नाम क्या है, show। But tell me what will be the answer of this functions, the show नाम का फंक्शन क्या प्रिंट करेगा। अभी तक कुछ वैल्यू तो नहीं दिया है, सबसे पहली बार वो समझ लेना है क्या प्रिंट करना चाहिए। हम्म, हाँ मतलब क्या आएगा, सपोज व्हाट इज garbage value for integer, what is string, what is for float, कुछ तो होगा उसका डिफॉल्ट वैल्यू, है ना। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या देखी अभी हमने, नल। व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू फॉर इंटीजर, 0, एंड व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू फॉर दिस, 0.0 होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन को रन कर लेता हूँ यहाँ पे जाके, तो व्हाट वैल्यू वी गेट, 0, नल एंड डिफॉल्ट, कंसोल यहाँ पे 0, नल एंड दिस। तो इसको ये वैल्यू कौन असाइन कर, तो उसको वैल्यू जो असाइन करता है दैट इज असाइन बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आप चाहे प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर लिखो या ना लिखो, देयर इज ऑलवेज ए कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वहां पे कंस्ट्रक्टर बनता ही है। अगर आपने ऑलरेडी बनाया है तो उसे इनिशियलाइज किया करता है, अगर नहीं बनाया तो डिफॉल्ट वहां पे कंस्ट्रक्टर होता है। ऐसे चीजों को वेरीफाई करता है कि जैसे कि अनअसाइंड वैल्यू है फिर भी आप उसे प्रिंट करवा रहे हो, तो इसे कौन करवा रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू पास करता है विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। नाम ही डिफॉल्ट है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जावा के अंदर कंस्ट्रक्ट। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू डू द कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमें दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर पास करना है। चलो ट्राई करते हैं एक नया प्रोग्राम बनाने की। राइट क्लिक करेंगे, न्यू, जल्दी इंप्लीमेंट नहीं होता बट विल ट्राई टू डू इट, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या करो, सबसे पहले सिंपल सा वेरिएबल हम बना लेंगे, जैसे कि मैं स्ट्रिंग नेम बना देता हूँ, सेमीकोलन। एक बेसिक कंस्ट्रक्टर रेगुलर वे से बना दो, दैट इज योर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देंगे हम इसे, फॉर एग्जांपल string स्ट्रिंग nm, ठीक है। इसे इनिशियलाइज भी करेंगे, nm इज इक्वल टू nm, नाम सेम है इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे दिस कीवर्ड, ठीक है। तो एक बेसिक कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं। अभी हमें क्या करना है, कॉपी करना है इस कंस्ट्रक्टर को। मतलब कॉपी करते समय तुम्हें क्या पास करना है यहाँ पे पता है,
तुम्हें यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है सी पी बाय, ठीक है, और ऑब्जेक्ट पास कर लेना है इस क्लास का। रेफरेंस पास कर रहे हैं हम इस पूरे के पूरे क्लास का, ठीक है। प्रिंट सी डॉट एन एल, समझ पा रहे हैं इसको? यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है, बट हम उसका एक रेप्लिका कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टर है, इसका रूल है। हमें क्या करना है, इसके अंदर जो भी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, आसान हो गई, सेम वैल्यू हमें कहाँ पे यूज कर लेना है, दूसरे कंस्ट्रक्टर। मतलब यही वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमें यूज कर लेंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉपिंग दिस कंस्ट्रक्टर हियर। रेफरेंस बोलते हैं इसको। सेम वैल्यू हमें कहाँ पे लेके जानी है, यहाँ पे लेके जानी है। लक्ष्य देते हैं क्या कर रहे हैं हम, ये क्या है, क्लास का नाम, ये है रेफरेंस। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएंगी, सेम वैल्यू दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर भी तुम्हें क्या करना है, ठीक है। उसकी वैल्यू हमारे इस पे लेके आनी, इट इज कॉल्ड रेफरेंस, और यू कैन से दैट कॉपी सी एन पी आर। डायरेक्ट नहीं सपोर्ट है इसको, बट हमें इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ क्लास रेफरेंस हम उसकी वैल्यू को हमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी इसकी वैल्यू यूज करूंगा एन एस, एंड हियर आल्सो आई कैन यूज दैट एन। बट अभी इसका यूज करना है तो हमें दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, और दूसरे ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू नहीं पास करेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट में हमें क्या पास करना है, डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ठीक है। अभी इसको हम जाके कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे। तो एज यूजुअल मुझे पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, क्या है वो, सी पी वाई सी इज इक्वल टू न्यू सी पी वाई। ये हमारा हो गया रेगुलर ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मैं एक नाम पास कर दूंगा सुरेश, और ये रेगुलर सिंपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसे मैं रन करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मुझे, सुरेश, ठीक है। अभी हमें ये वैल्यू कॉपी करनी है दूसरे कंस्ट्रक्टर में। तो मैं क्या करूंगा, सेम जाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दूंगा C1 नाम का, पर इसके अंदर मुझे सेम वैल्यू कॉपी करनी है। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग द सेम वैल्यू आई विल जस्ट कॉपी द रेफरेंस। पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिया, सेकंड इसमें पास किया, तो वही वैल्यू दूसरे के अंदर भी जाके क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, है ना। दिस इज कॉल्ड ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। समझ में आया? नया लग रहा है थोड़ा, बट है तो है। COPY कॉपी, कॉपी कर लिया यहाँ पे। और तुम इसे कह सकते हो कि ओरिजिनल, ओरिजिनल कोलर, ये आप चेक कर लो। ये नहीं, मेन डेमो लास्ट, ठीक है। ओरिजिनल ये था, सेम हमने इसे कॉपी कर लिया। तो अभी इसको तुम कितनी बार भी कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैन जस्ट गो हियर, C2 नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसके अंदर भी क्या किया, वही वैल्यू कॉपी कर रहे हो, ठीक है। उसी का रेफरेंस पास करो, मतलब ये कॉपिंग दैट प्रीवियस कंस्ट्रक्टर वैल्यू, तो इसे क्या कहा जाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तीनों टाइप, चारों टाइप एक्चुअली, एक होता है तुम्हारा रेगुलर एज यूजुअल सिंपल कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है तुम्हारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड थर्ड इज योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड नाउ द फोर्थ इज व्हाट, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सिर्फ रेफरेंस पास करते हैं, विद द हेल्प ऑफ उसकी वैल्यू हम ये गेट लेते हैं, ठीक है। इसको याद रखो, ये हमें थ्रेड में काम आने वाला है, ठीक है। हम एक थ्रेड का रेफरेंस दूसरे थ्रेड में हम देते हैं, तो क्लोनेबल इंटरफेस वगैरह इस कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करता है। पहला थ्रेड का रेफरेंस हमें दूसरे थ्रेड में देना पड़ता है, तो दैट इज काइंड ऑफ, वहां पे भी कॉपिंग ही होता है। और इसीलिए तुमने देखा होगा, डेटा स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया है तो पॉइंटर वहां पे यूज करते स्टार, है ना। तो 90% लोग जो डेटा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं वो C और C++ के यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, तुम्हारा स्टार।
बट यूजिंग जावा भी डेटा स्ट्रक्चर होता है, बट वहां पे तुम्हें स्टार नहीं अलाउड है, पॉइंटर अलाउड नहीं, तो वहां पे एक क्लास रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है ऐसे। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक क्लास होता है, वहाँ पे प्रीवियस नेक्स्ट नोड वगैरह होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्लास के अंदर लेंदी हो जाता है, तो मोर ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करते कि क्लास डेटा स्ट्रक्चर जो है यूजिंग जावा करे। पर जिसने डेटा स्ट्रक्चर जिस दिन यूजिंग जावा कर लिया, तो ही इज अ मास्टर इन कोडिंग, फिर उसको कोई पकड़ नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया कंस्ट्रक्टर? एक पार्ट बाकी था अपना कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं कि रियल यूज ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए ना मैं एक मेरा स्टूडियो ऑन करता हूँ, काफी दिनों से ऑन नहीं किया है, तो इट विल टेक सम टाइम, बट दिखा देंगे। कोड दिखाना जरूरी है, और कौन सा प्रोजेक्ट ओपन है वो भी दिखा देता हूँ। तो आप सिर्फ कोड करना एक अलग बात है, एंड कोड को प्रॉपरली समझ के करना एक अलग बात है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे हमेशा डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना पड़ता है। वाइल डूइंग द कनेक्शन विद डेटाबेस, तो मेरे पास जितने नंबर ऑफ क्लासेस है, ठीक है, जितने ये साइड में जो दिख रहा है दैट इज योर रेगुलर क्लास, जावा की क्लास। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, क्लास 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 क्लास, ठीक है? ऐसे रेगुलर क्लासेस है, और इस क्लास के अंदर मुझे ना कोड लिखना पड़ता है, और हर एक क्लास के अंदर मुझे डेटाबेस के साथ जाके कनेक्शन एस्टेब्लिश करके वैल्यू लेके आना होता है। अभी मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि मैं हर एक क्लास पे जाके वो कनेक्शन का कोड लिखूं, है ना? लिखना तो पड़ेगा क्योंकि हर एक इसमें अलग वैल्यू चाहिए, बट डेटाबेस का कनेक्शन क्या है तुम्हारा, एक ही है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा क्लास बना लिया है, उसको नाम दे दिया है मैंने कॉन्फ़िग। ठीक है, अब एक्सटेंड का मतलब आप जानते हो, क्या कर रहा हूं मैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये सिंपल सिंपल वेरिएबल दिखाई दे रहा है तुम्हें, राइट? जावा का कोड ही है, नथिंग दैट मच डिफरेंस, सो सिंपल सी मेथड है। वेरिएबल्स वगैरह हमने बनाए, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, पब्लिक कनेक्शन कॉन नाम का पैरामीटराइज फंक्शन। तो मैंने एक कॉमन फंक्शन बना लिया, उसके अंदर हमें क्या पास करना है, कौन सा डेटाबेस का आईपी है तुम्हारा, उसका पोर्ट नंबर क्या है, और डेटाबेस का नाम क्या है। ठीक है, एक कॉमन फंक्शन बना लिया, और इसी कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मैंने यूज किया है। तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कहाँ कहाँ पे मैंने यूज किया है इसको, कनेक्शन 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 कनेक्शन, एक क्लास को यूज में कितने बार कर रहा हूँ, जहां जहां पे मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा तो कुछ तो हम क्लास बना रहे और फंक्शन बना रहे, उसको कॉल कर रहे, वो स्टडी करने के लिए, बट द रियल टाइम यूज इज दिस। ठीक है, तो जो भी तुम छोटी से छोटी चीजें भी स्टडी करते हो ना, तो उसको ऐसा मत समझो कि काहीतरी हाय काही नहीं, क्लास बनवायचे फंक्शन बनवायचे कॉल करायचे। तो बच्चे इतने लाइटली ले लेते हैं कि कुछ नहीं, इतना सिंपल है, क्लास बनाओ फंक्शन बनाओ कॉल करो, बट अगर वो आ रहा है तुम्हें, तो उसका यूज ये है। ठीक है, हमारे 4,000 क्लास भी है ना, तो 4,000 क्लास में हमने एक ही कनेक्शन बनाया। अगर कोई फ्रेशर होता, उन्होंने अगर हर एक पेज पे कनेक्शन करके रखा, ठीक है, कोड वर्क हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले तो हैवी हो जाएगा, बट सडनली चेंज करो कि तुम इमेजिन करो, क्योंकि ये लोकल तो सॉफ्टवेयर रहता नहीं है, इट इज एन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। कल जाके तुम्हारा डोमेन एक्सपायर होता है, या तुम्हारा स्टैटिक आईपी चेंज हो जाता है। ठीक है, स्टैटिक आईपी चेंज होने के बाद तुम्हें कहीं ना कहीं पे जाके कनेक्शन का कोड चेंज करना होगा। ठीक है, अभी लास्ट टाइम ही हमारा एक कनेक्शन का कोड ना चेंज हुआ था, मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने कहाँ तो पे लिखा है, आईपी एक्टिविटी और समवेयर आई रिटर्न, मुझे भी पहले ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, बट फाइनली मैंने फाइंड किया था उसे। इसकी इम्पोर्टेंस आईपी एड्रेस नहीं है, कनेक्शन के अंदर ही हो सकता है। इमेजिन करो मैंने ही कोड करके मुझे ढूंढने को टाइम लग रहा है, अगर जो नया आदमी आया तो वो तो पागल हो जाएंगे सबसे पहली बात। ठीक है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िग फाइल में ही है मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना एक पोर्ट नंबर पास करना पड़ता है, उस फाइल का नाम भी मैं भी भूल गया, देखो इमेजिन करो कि क्या हो सकता होगा।
जस्ट 15 दिन पहले मैंने आईपी को चेंज किया है एंड आई डोंट नो कि मेन एक्टिविटी है या कुछ तो है। नहीं, मेन एक्टिविटी पे नहीं है। मतलब इमेजिन करना है ये कि हर एक फाइल पे तुमने कनेक्शन कर लिया और कल जाके तुम्हारा जो आईपी है वो चेंज हुआ। अभी करंट आईपी हमारा क्या है, अभी दिखा देता हूँ। ये हमारा सर्वर है, इस सर्वर के साथ हम कनेक्टेड है, लेकिन सेम दैट द करंट आईपी इज 103.228.151 दिस, ठीक है। इस आईपी के साथ मेरा सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है, जाके पोर्ट नंबर चेंज हो गया। चेंज होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन तो सारे खत्म है ना। तो मुझे 213, मतलब अभी तो मेरे पास 318 फाइल है, बट एज्यूम करो हमारे पास 4000 फाइल है, तो हमें 4000 इंडिविजुअल फाइल में जाके वो आईपी चेंज करना पड़ेगा। इतना टाइम किसके पास, तब तक तो वहाँ पे तो क्लाइंट चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाए, है ना। बट अगर यही हमने कॉमन फाइल बना के रखी है, हमें तो चेंज कहाँ पे करना पड़ेगा, एट वन प्लेस ओनली, है ना, क्योंकि उसी के ऑब्जेक्ट उसी के रेफरेंस हर एक जगह पे यूज्ड है। तो दैट इज द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा फोकस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे क्यों करते हो, तुमने कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया, कितना भी अच्छा तुम्हारा एडवांस टेक्नोलॉजी है, चाहे तुम स्प्रिंग बूट करो, रिएक्ट करो, जो भी करो, तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट होगा उप्स कॉन्सेप्ट से ही। अगर तुम उप्स नहीं बता पाते हो तो आगे जाने का सवाल ही नहीं उठता, वहां से तुम घर पे जा सकते हो। बट अगर तुमने उप्स पार कर लिया तो नेक्स्ट राउंड विल विद योर एसक्यूएल डेटाबेस। डेटाबेस पार कर लिया कि फिर फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क भी पार कर लिया तो देन यू हैव योर प्रोजेक्ट डिस्कशन। जो बंदा प्रोजेक्ट डिस्कशन तक पहुंच गया, इज ऑलमोस्ट गेट सिलेक्टेड, ठीक है। तो आपका स्टेज आप ही पहचान सकते हो, जिसने उप्स क्लियर किया और एसक्यूएल क्लियर किया, ही हैव लॉट ऑफ चांस टू गेट हाईलाइटेड। क्योंकि किसी का कोर अच्छा है तो ही गेट एडवांस चीजें स्टडी की जा सकती है। किसी का कोर ही एडवांस, कोर ही चीजें पता नहीं है, फंडामेंटली नहीं पता है, तो उसे आगे जाके लेने का कुछ मतलब बनता ही नहीं है। तो वो भी एक चीज है, मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ क्योंकि एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे मैंने बना के रखा होगा। आईपी एड्रेस एक्टिविटी, वो एक फाइल दिखाना चाहता हूँ, हालांकि ये ऐसे लाइव रिकॉर्ड दिखाना इट इज नॉट गुड, बट क्या फर्क पड़ता है, दिखा सकते। तुम भी क्या कर लोगे ना देख के भी, क्या चेंज करवाओगे। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे कंपनी के अंदर कोई ये बंदा देख रहा है कि ये लाइव लेक्चर में सारा कोड दिखाता है, and it is not a general basic code, it is actually high secured code होता है ये। अभी मेरे पास है तो है। और दूसरी बात ये बताता हूँ, मैं इसका एक एक डॉट और एक एक कीवर्ड खुद ने टाइप किए। इट्स हैंडमेड कोड, रेडी कोड नहीं है कि जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। एवरीवेयर आई रिटर्न, और इसके क्वेरी में दिखा देता हूँ, तो एसक्यूएल क्वेरीज ये दिखाई दे रहा है। आई हैव टू एवरी टाइम डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेरीज। ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेरीज है, बट ऐसे क्वेरीज है, और एक क्वेरी के अंदर एक भी ब्रैकेट, एक भी चीज आगे पीछे हो गई तो फिर खत्म, ठीक है, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। तो ऐसे कोड करना पड़ता है, तब जाके तुम्हारा एक आउटपुट आता है, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको डेटाबेस के साथ डील करते आना चाहिए। कुछ नहीं है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इफ ही है ना, इफ ही हम कर रहे हैं, इंटीजर पास कर रहे हैं, गेट स्ट्रिंग कर रहे हैं, वही तो चीजें कर रहे हैं, बट एक प्रॉपर मैनेज में कर रहे हैं, उस तरह से हम चीजें कर रहे हैं, तब जाके हमारा कुछ आउटपुट आ रहा है और हम उसे यूज कर पा रहे हैं। दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ कोडिंग जो हमें लिखना है। तुमने देखा होगा एक लाइन भी आगे पीछे नहीं है, इट्स प्रॉपरली अलाइंड एंड प्रॉपर, ठीक है। कल जाके कोई उठ के इसके अंदर काम करना चाहता है, शुड नो कि कौन सी फाइल में कहाँ पे हमने चीजें की है, ठीक है। और इसकी शुरुआत होती है, देखो लास्ट चेंज कब किया था मैंने वो भी बताया, न्यू एडिशन ऑन दिस। तो ये लाइन चेंज हुई थी, कुछ तो उन्हें एक्स्ट्रा ऑनलाइन पेमेंट का आया था ना, यूपीआई का वगैरह, तो ये आया था कि ऑनलाइन पेमेंट कितना आ रहा है वो भी उन्हें चाहिए था, तो उसका भी अपडेट किया। तो ऐसे काम आते हैं। इमेजिन करो तुम फ्रेशर हो, तुमने हाईलाइट कर लिया और हमने बोला कि ऑनलाइन पेमेंट का सम निकालना है, कहाँ पे कौन से फाइल में किस जगह पे करना है, वो तो परेशान हो जाए। बट काम तो ऐसे ही करने पड़ते हैं, तब जाके तुम्हें कुछ मिलता है। एक फाइल दिखाना है मुझे, बट आई एम नॉट एबल टू शो यू द फाइल।
पता नहीं ऐसा कैसा फाइल गायब हो गया मेरा, बट ठीक है, चलो कभी दिखा दूंगा कि एक जगह पे हमें सिर्फ आईपी चेंज करना पड़ता है और वो फाइल ना दिखना चाहिए, बट कहाँ पे मैंने उसे माइनस किया है पता नहीं, मिनिमाइज करके रख या हाइड करके रखा होगा। क्लोजिंग स्टॉप, दिस 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 दिस, 1 मिनट के लिए सिर्फ कॉन्फ़िग फाइल या लॉगिन फाइल। We have done connection at somewhere, but कनेक्शन की फाइल अगर मुझे ही ना मिले तो दैट इज क्वेश्चन। ठीक है चलो, कंट्रोल। इतने शॉर्टकट पता होना चाहिए, तुम्हें प्रॉपरली डॉट करके आना चाहिए आगे पीछे ऊपर नीचे। हाँ, ये देखो, हमने एक कनेक्शन क्लास बना के रखा, इट्स अ सिंपल रेगुलर क्लास। पहले आईपी क्या था, ये आईपी। दूसरा आईपी क्या था, ये आईपी था। अभी करंट आईपी हमारा चेंज हुआ ये, ठीक है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बन गया था। तो अगर मेरा ये क्लास फाइल नहीं होता तो मुझे कितने जगह पे चेंज करना पड़ता, इतनी जगह पे चेंज करना पड़ता। तो अगर यहाँ पे मैंने एक डॉट भी चेंज हिला दिया ना, तो सब क्रैश हो। दिस इज द पावर ऑफ कोडिंग, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे हटा के एक एक्स्ट्रा कोड डाल दिया, हालांकि नहीं डालना चाहिए, बट वो जो है पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर बंद हो जाए। सो बहुत केयरफुल लेना पड़ता है, इसीलिए कंपनी के अंदर कोड बहुत सिक्योर होता है। तुम कंपनी के अंदर जैसे लैपटॉप को पेन ड्राइव भी नहीं लगा सकते। तुमने लगाया तो पेन ड्राइव कब लगाया था, कौन से ड्राइव से कौन सा फाइल कब उठाया था, सब रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये 24/7 ऑब्जर्व रहते हैं। आप लैपटॉप में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो, फेसबुक कितना देखा, ये कितना देखा, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। हालांकि ब्लॉक होता है बेसिकली, बट रहता है, ठीक है। तो आप जो भी स्टडी कर रहे हो वो कहीं ना कहीं पे यूज हो रहा है, इसी हिसाब से आपको स्टडी करना है, सो दैट आपको लॉन्ग टर्म तक रहेगा कि एंड टारगेट, अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा हो तो आपका एंड टारगेट क्या है, ओलंपिक में जाना, ठीक है। तो दैट इज आवर टारगेट। तुम जो स्टडी कर रहे हो वो रियल टाइम में यूज है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो दिस, एंड आपको ये समझ में आया हो। कब क्रिएट किया मैंने, देखो इसको, क्रिएटेड बाय सुरेश, 2020 में बनाया था, आज नियर अबाउट, हाँ मतलब 5 साल हुए अभी 10 दिन पहले। तो ठीक, तब से कोड संभाल के रखा, 3 बार चेंज हुआ है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर समझ में आया। तो अभी थोड़ा सा हम समराइज करेंगे चीजें कल से, एंड वी फाइनली स्टार्ट विद स्ट्रिंग, देन एक्सेप्शन हैंडलिंग, और ये अभी थोड़ा सा स्मूथ प्रोग्रामिंग हो जाएगा। ऐसा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कंपलसरी पार्ट। जैसे उप्स में तुम थोड़ा सा याद करना पड़ता है कि अभी मैं कौन सी चीजें यूज करूँ, इनहेरिटेंस यूज करूँ, एब्स्ट्रैक्ट यूज करूँ, वो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। बट ये जो चीजें हम स्टडी करने वाले सारे सपोर्टिंग है और कंपलसरी वो यूज में आ जाते हैं, ठीक है। विल सी फ्रॉम